हाय एवरीवन, दिस इज योर मास्टर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर। तो इंडिया एंड इट्स नेबर में हम तीन का पढ़ेंगे। फर्स्ट इज इंडिया, सेकंड इज पाकिस्तान और थर्ड इज चाइना। ठीक है, ये नाम जैसे मैं बोल रहा हूँ इसीलिए मैंने ये वर्ड्स भी, जैसे आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, तो मैंने इसी कोड के हिसाब से बना दिया है आईपीसी। यानी आई का मतलब हो गया इंडिया, पी फॉर पाकिस्तान एंड सी फॉर चाइना। तो देखते हैं डेवलपमेंट पाथ ऑफ आईपीसी। ठीक है, कि इन लोगों के डेवलपमेंटल पाथ्स क्या क्या थे। तो ऑल ऑफ देम स्टार्टिंग प्लानिंग देयर डेवलपमेंट, सबने अपनी इकोनॉमी को क्या करना शुरू किया, प्लान करना शुरू किया और उन्होंने क्या स्ट्रेटेजीज अपनाए। तो इंडिया 1951 से, आप लोगों ने ये चैप्टर 2 में पढ़ा है ऑलरेडी, 1951 से लेकर 56 तक का हम लोगों ने 5 ईयर प्लानिंग अडॉप्ट किया था। पाकिस्तान 1956, चाइना 1953। तीनों की स्ट्रेटेजीज ओवरऑल एक जैसी हैं। क्या थी? क्रिएटिंग ए लार्ज पब्लिक सेक्टर। याद कीजिए आप लोगों को रिलेट करके याद करना होगा, ठीक है ना। जो आपने चैप्टर 2 में पढ़ा है इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990, चैप्टर का नाम ही यही था। इसमें किस पे ज्यादा ध्यान दिया गया था? हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज पे। ठीक है, किस पे ध्यान दिया गया था? हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज पे और जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज थी। ठीक है, लार्ज बेस क्रिएट किया जा रहा था गवर्नमेंट कंपनीज का। ठीक है, तो क्रिएटिंग ए लार्ज पब्लिक सेक्टर, रेजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन सोशल डेवलपमेंट, यानी लोगों का विकास करने के लिए, सोसाइटी का डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट कंपनीज का क्रिएशन हो रहा था, डेवलपमेंट हो रहा था। ठीक है, और तीनों ही कंट्रीज ने यही डेवलपमेंटल पाथ चुना था। इसीलिए 90s 80s तक देखिएगा तो जो तीनों कंट्रीज थी उनके जो ग्रोथ रेट्स थे, यानी जीडीपी वगैरह जो था वो आसपास ही था। ठीक है ना, कोई ज्यादा, जैसे आज चाइना को हम देखते हैं कि बहुत ऊपर है, तो ये 90s 80s तक क्या था, वो एक जैसे ही थे, हम लोग आसपास ही थे। ठीक है, हमारे जो ग्रोथ रेट्स थे वो आसपास ही थे। ऐसा क्या हो गया? हम पढ़ ही इसलिए रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, चैप्टर का नाम है कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस। ऐसा क्या हो गया कि आज चाइना बहुत ऊपर है, हम मीडियम पे हैं और पाकिस्तान बहुत पीछे है? तो वो हमें समझना है। इसमें भी हमसे जो आगे निकल गया, देखो जो पीछे रह जाता है उसके बारे में ज्यादा पढ़ना और समझने की जरूरत होती नहीं है। हमसे आगे कोई क्यों निकल गया और रीजंस क्या रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए चाइना के बारे में ज्यादा पूछा जाता है और चाइना के ही जो एक्सपीरियंसेस हैं, डेवलपमेंटल पाथ है, उसको हम समझेंगे भी और याद भी रखेंगे। एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में चाइना पे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो ये रहा माइंड में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैं इसे बोल रहा हूं। ठीक है, ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। इसमें हो क्या रहा है, इसे बगल में साइड में हम समझते हैं। ठीक है, इस साइड वाली चीजें जो है वो काफी इजी हैं, आपको इस साइड यानी राइट साइड पे जो चीजें हैं अधिकतर उस पर ज्यादा ध्यान देना है। पूछा जा सकता है या इनमें से कुछ को डायरेक्टली 3 मार्क्स में भी पूछा जाता है। जैसे ग्रेट प्रोलिटेरियन हो गया, एक और मैं मार्क कर दे रहा हूं स्टार मार्क। ग्रेट लीप फॉरवर्ड हो गया, ये दोनों को डायरेक्ट 3 मार्क्स में भी पूछा जाता है। ठीक है, सो देखते हैं ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, इसमें हो क्या रहा है। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है। ठीक है, इस स्टूडेंट को मैंने, अब हम जैसे हम चाइना के बारे में पढ़ रहे हैं क्योंकि वो हमसे आगे निकल गए, तो चाइना से जो आगे था अधिकतर उन्होंने उस कंट्रीज में उन्हें भेजा है, लाइक यूएसए। तो इन्होंने अपने स्टूडेंट को यूएसए भेजा और बोला कि जाके देखो वहां पे स्टडी कैसे होता है, क्योंकि ये एक स्टूडेंट है, मान लीजिए कोई क्लास 12th का ही स्टूडेंट है, उसको वहां पे भेज दिया गया कि आप देखो वहां 12th के बच्चों को पढ़ाते कैसे हैं, क्या स्ट्रेटेजीज होती है, कैसे वो एनालिटिकल स्किल्स डेवलप कर रहे हैं, कैसे वो थर्टिकल पोर्शन को डील कर रहे हैं, प्रैक्टिकल वर्क कितना है, ये सब के लिए उन्होंने स्टूडेंट्स को भेज दिया। दूसरा, जैसे मान लीजिए हम लोगों का प्रोफेशन टीचिंग है, तो अब वो क्या कर रहे हैं, प्रोफेशनल्स यानी मान लो एग्जाम्पल के लिए टीचर्स को भी भेज दिया। आप जाके वहां पे देखो टीचर्स पढ़ाते कैसे हैं, क्या स्ट्रेटेजीज होती है, क्या उनके टेक्निक्स होते हैं, ठीक है ना, क्या मेथड्स होते हैं, ये आप सीख के आओ। यानी स्टूडेंट और डिफरेंट एरियाज के जो प्रोफेशनल्स थे ना, उन सबको उन्होंने, अधिकतर को तो यूएसए ही भेजा है कि आप वहां से ये सीख के आओ और हमारे कंट्री में चेंजेस करो। ठीक है ना, तो ये वहां पे जाके कुछ टाइम पीरियड के लिए जाते थे, सारी चीजों को सीखते थे, वापस चाइना आते थे, बताते थे, शेयर करते थे, और यहां पे अब उस स्ट्रेटेजी से वर्क होना शुरू होता था। ठीक है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट रीजन है चाइना का इतना ग्रोथ करने का। सेकेंड इज रिफॉर्म। क्या रिफॉर्म्स लिए गए इनिशियल फेज में, यानी स्टार्टिंग के टाइम पे उन्होंने एग्रीकल्चर में रिफॉर्म किया, फॉरेन ट्रेड पे मतलब रिफॉर्म्स किए, इन्वेस्टमेंट सेक्टर पे रिफॉर्म किया, लेकिन बाद में लेटर फेज में उन्होंने सबसे ज्यादा जो रिफॉर्म किया है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर पे किया है। वो हम देखेंगे उन्होंने क्या किया है।
नीचे जो पॉइंट्स होंगे उसमें हम इसको डीपली थोड़ा समझेंगे, लेकिन बाद में उसने सबसे ज्यादा जो ध्यान दिया है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे दिया है, ठीक है ना। और हमारे कंट्री में यही कमी रह गई। अगर हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से करते ना तो आज हम भी बहुत आगे गए होते। वो भी मैं एक चार्ट के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा क्यों हम पीछे रह गए। थर्ड इज डुअल प्राइसिंग। डुअल प्राइसिंग स्टार्टिंग के टाइम पे उन्होंने क्या किया कि फार्मर या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो भी आउटपुट जनरेट हो रहा है उसका बाय और सेल का जो प्राइस होगा ना वो गवर्नमेंट फिक्स करेगी। कौन फिक्स करेगी? गवर्नमेंट। लेकिन और इन दोनों को छोड़ के बाद बाकी और भी कोई कमोडिटीज है या सर्विसेज है उसका जो परचेज सेल होगा वो मार्केट फोर्सेज यानी डिमांड और सप्लाई से होगा। किससे होगा? डिमांड और सप्लाई से, ठीक है। नेक्स्ट इज एसईजेड। एसईजेड क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है ना, किसी एरिया को आप क्या कर देते हो? डेजिग्नेट कर देते हो कि ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन होगा। अब वहां पे बहुत तरह की फैसिलिटीज होती है, यानी आप बस ये समझो ना कि जिस एरिया को आप एसईजेड डिक्लेयर कर रहे हो वहां ट्रेड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिजनेसमैन को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे मान लो आपने कोई शोरूम लगाया, मान लीजिए मैं पटना की अगर बात करूं, पटना में कोई एरिया है, अगर मैं वहां शोरूम लगाऊं और वहां चोरी हो जाए, थेफ्ट हो जाए, या कोई आके उस प्लेस को आग लगा दे, या ट्रैफिक जाम काफी रहे, तो ये सब एरिया में बिजनेस करने में काफी प्रॉब्लम होगा। इसलिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन वैसे एरियाज को बनाया जाता है या वहां ऐसी फैसिलिटीज दी जाती है जहां ट्रेड बिजनेस करने में काफी आसानी हो। तो बहुत सारे ऐसे प्लेसेस बनाए गए। अब बहुत सारे ऐसे प्लेसेस बनाएंगे तो इससे होगा क्या, जो फॉरेन कंपनीज हैं वो आके वहां पे अपना सेटअप लगाएंगी, इंडस्ट्री लगा सकती हैं, शोरूम्स लगा सकती हैं, ठीक है। इससे क्या होगा? उस कंट्री को भी फायदा होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, पहले कुछ छोटी चीजें देख लेते हैं, फैक्ट बेस्ड है। यहाँ पे जो पार्टी है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये हो गया। ज्योग्राफी देखा जाए तो ये ईस्टर्न एशिया में पड़ता है, और एरिया वाइज देखा जाए तो थर्ड लार्जेस्ट में आता है। फर्स्ट आपका रशिया है, सेकंड कनाडा है, और थर्ड कौन है? चाइना है। पॉपुलेशन और लैंग्वेज देखा जाए तो पॉपुलेशन में, अब ये पुराना डाटा किताब के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना। तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो चाइना रैंक 1 पे है, इंडिया रैंक 2 पे, और यूएसए रैंक 3 पे है। लैंग्वेज चलती है सिनो तिब्बतियन या मैंडरीन भी कहा जाता है, ठीक है। इकोनॉमी देखा जाए तो सेकंड लार्जेस्ट है, फर्स्ट लार्जेस्ट आप जान रहे हैं कौन है? यूएसए है, ठीक है। हाँ, ये समझ लेते हैं ग्रेट लीप फॉरवर्ड। इसमें क्या हुआ कि 1980s की बात है, 70s में हमारे यहाँ भी ग्रीन रेवोल्यूशन आया है, तो इन्होंने भी एग्रीकल्चर पे काफी रिफॉर्म्स किए, चेंजेस किए, एग्रीकल्चर इनका भी अच्छा चल रहा था। बाद में इन्होंने सोचा कि नहीं, एग्रीकल्चर से अच्छा, आपको पता ना हो, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। चाइना ने बहुत सारी जो चीजें मैंने अभी बताई ही है यूएसए की फॉलो की है, ठीक है ना। और यूएसए में सेम यही हुआ, उन्होंने भी पहले एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया था, उन्होंने फिर रैपिड बहुत तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। तो चाइना ने भी क्या किया, मॉडर्न इकोनॉमी बनाने के लिए अपने कंट्रीज को रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। इनफैक्ट ये बोलते ऐसा थे ना कि आपके अगर घर के पीछे छोटा सा लैंड है उस पर खेती करना ज्यादा आउटपुट नहीं देगा, तो आप क्या कीजिए, वहां पे भी इंडस्ट्री सेटअप कर दीजिए, कोई भी इंडस्ट्री लगाइए, छोटा मोटा कोई भी आप इंडस्ट्री सेटअप कीजिए, ऐसा गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी आपको। तो ऐसे करके इन्होंने, अब आप देख ही रहे हैं चाइना का सुई से लेकर आपके घर में जो भी वो वाइपर्स होते हैं, जितनी भी छोटी चीजें हैं ना उस पर डोमिनेंस है आज चाइना का। हर छोटी से लेकर बड़ी चीज सब चाइना बना रहा है। तो ये क्यों हो पाया है? इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हुआ है, ठीक है। मैं लास्ट में जरूर, या मैं अभी ही बता देता हूं। देखिए इसमें होता क्या है, लॉस क्या हो जाता है। मैं एक परफेक्ट एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए हमारी कंट्री में क्या हुआ कि हमने एग्रीकल्चर किया, ठीक है, एग्रीकल्चर किया, लेकिन हमने इंडस्ट्रीज ज्यादा सेटअप नहीं किए, और इंडस्ट्रीज जो बहुत सारे सेटअप हैं भी वो फॉरेनर्स के हैं। पहले ये एग्जांपल समझ लेते हैं, होता क्या है, लॉस क्या होता है, पहले फॉरेनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। मान लीजिए आपको पता है हमारे कंट्री में आम मिलता है, ठीक है। अब मैंगो का जब सीजन आता है तो वो काफी महंगा बिकता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या होता है, उसका रेट काफी गिरने लगता है, चीप हो जाता है, सस्ता होता है। तो मान लो कोई फॉरेनर कंपनी है, एक सेकंड, क्या है, कोई फॉरेनर कंपनी है, उसने ये आम को खरीद लिया, परचेस कर लिया, ठीक है, सस्ते दामों पे। उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स वगैरह लगा दिए जिससे वो खराब ना हो, और उस फिर उसने क्या करवाया, एडवर्टाइज करा दिया उसे कैटरीना कैफ से। आपने देखा ही है वो एडवर्टीजमेंट। अब ऐसा एग्जाम्पल है, आपको एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। मान लीजिए उसने एक आम खरीदा है, ठीक है ना, एक आम का प्राइस है 5 रुपए,
या 10 रुपए मान लीजिए आप, इसमें 2 रुपए का प्रिजर्वेटिव्स लगा, अब ये 12 रुपए का है, या 2 रुपए मान लो आप एडवर्टीजमेंट में भी लगा, लेकिन इसे अब ये 30 रुपए का बोतल बना के, ड्राइंग मेरी खराब है, तो ये 30 रुपए का बोतल बना के अब ये इसे पिला किसे रहे हैं, इंडियंस को ही पिला रहे हैं। यानी यहीं के मार्केट से रॉ मटेरियल लिया, उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए, एडवर्टाइज यहीं के पर्सन से करवाया क्योंकि इमोशन जनरेट होगा, और यहीं के पर्सन को वो पिला रहा है। तो इससे क्या होता है ना, ठीक है आप बोलेंगे सर इंप्लॉयमेंट भी तो जनरेट हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, इंप्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, बट प्रॉफिट किसके पास जा रहा है। अब अगर ये कंपनी क्या है, किसी फॉरेनर की है, तो ये जो प्रॉफिट जा रहा है वो तो उस कंट्री में प्रॉफिट जा रहा है ना। मान लो ये फॉरेनर यूके का है, ब्रिटिशर है, तो ये प्रॉफिट तो उसके पास गया, तो बेनिफिट, अच्छा उसके पास प्रॉफिट गया तो वो खर्च जो करेगा, जैसे मान लो मुझे कुछ प्रॉफिट होता है, 100 रुपए का भी प्रॉफिट होता है, तो मैं अपने इंडियन मार्केट में ही हूं, मैं यहीं पे रहता हूं, पटना में ही रहता हूं, मैं कुछ भी खरीदूंगा तो उससे और जो दुकानदार हैं या बिजनेसमैन है उनको भी फायदा हो रहा है। लेकिन जो प्रॉफिट बाहर चला गया वो तो अपने कंट्री में खर्च कर रहा है ना, अब कार भी खरीदेगा तो उस कंट्री में खरीद रहा है, तो वहां के कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है। अब ये समझ पा रहे हो। तो पहली दिक्कत तो ये थी। दूसरा क्या हुआ, अब इसको थोड़ा मैं ब्रॉड कर रहा हूं, एग्रीकल्चर से हम डायरेक्ट शिफ्ट कर गए किस पे, सर्विस सेक्टर पे। यानी कि बना अब कोई और कंट्री रही है, हम क्या कर रहे हैं उस चीज को बेचने में लगे हुए हैं। इसीलिए कोई मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है ही नहीं, बहुत रेयरली आपको मिलता है। जैसे मैं एक कंपनी के बारे में बता रहा हूं, ऐसे मेरा कोई वो मोटो नहीं है किसी को बदनाम करने का, ठीक है ना। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी, अब आप नेट यूनिलीवर कंपनी, आप इसको जाके चेक कीजिए, ये क्या हमारी कंपनी है, इंडिया की कंपनी है, नाम तो हिंदुस्तान यूनिलीवर है। और दूसरी चीज आप चेक कीजिएगा कि आप इसके कितने सारे प्रोडक्ट्स को घर में यूज करते हैं। ठीक है, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कितना प्रॉफिट जा रहा होगा। रेवेन्यू वगैरह भी दिया होगा, विकिपीडिया पे आप डालिएगा आपको रेवेन्यू भी दिख जाएगा, कितना वो अर्न कर रहे हैं, प्रॉफिट वगैरह क्या है। ठीक है, तो हमने क्या किया ना, हम एग्रीकल्चर से डायरेक्ट शिफ्ट हो गए सर्विस सेक्टर पे। बहुत ऐसी चीजें जो हम बना नहीं रहे हैं, अब बना नहीं रहे तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करेंगे और फिर उस चीज को हम सेल कर रहे हैं, तो इंपोर्ट तो हमारा बढ़ता जा रहा है, और एक्सपोर्ट क्या है, हम कुछ बना ही नहीं रहे तो एक्सपोर्ट आप क्या करोगे। इससे फिर चैप्टर पढ़ेंगे आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में, इससे हमारा बीओपी में डेफिसिट आ जाता है, घाटा आ जाता है, घाटा शो करता है। इससे फॉरेन एक्सचेंज हमारा काफी डिक्रीज होता है, एफईआर, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, क्योंकि आप तो डॉलर्स में पे कर रहे हो। तो ये प्रॉब्लम हुई है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं अब पाकिस्तान के ऊपर। अब जैसे मैंने बोला, पैटर्न आपको याद दिलाया, चाइना को याद रखने के लिए तो यूएसए का तो आप पढ़े नहीं है इकोनॉमी वगैरह के बारे में, लेकिन मैंने क्या बोला, कॉपी किससे कर रहा है वो, यूएसए से। पाकिस्तान का कुछ भी हम जो पढ़ेंगे ना, उन्होंने जो कॉपी किया है वो इंडिया को कॉपी किया है। तो इंडिया की आपने पूरी इकोनॉमी को पढ़ लिया है चैप्टर 2 में, सेम आपको यहाँ पे भी वो चीजें दिखेंगी। पहली चीज, इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया की इकोनॉमी क्या है, मिक्स्ड है। दूसरी बात, रेगुलेटेड पॉलिसी फ्रेमवर्क, ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, क्या हमने सेकेंड चैप्टर में ही ये नहीं किया था 1950 टू 1990। गवर्नमेंट ने सिर्फ अपने कंपनीज पे ध्यान दिया था, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज पे ध्यान दिया था। आपको अब याद आ रहा होगा वो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी, जिसको आपने पढ़ा था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, यानी हम इंपोर्ट्स बाहर से ज्यादा करेंगे ही नहीं। इसके लिए भी दो तरीके अपनाए गए थे, फर्स्ट था टैरिफ और दूसरा था कोटा। अब ये समय अब आपको ज्यादा पढ़ाऊंगा नहीं क्योंकि ये सब चैप्टर 2 में है, आप पढ़ लीजिएगा। तो हमने इंपोर्ट को रोकने की कोशिश की थी। क्यों आप इंपोर्ट रोक रहे थे, क्योंकि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री थोड़ी राइज कर सके, डेवलप कर सके। ठीक है, सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन, दूसरा क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या हमारे कंट्री में ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आया, तो इंक्रीज इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स को क्या किया गया, राइज किया गया। हमारे कंट्री में भी सेम हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, इंपॉर्टेंस गिवन टू पब्लिक सेक्टर। स्टार्टिंग में याद कीजिए, यही चैप्टर 2 में 1950 टू 1990 में क्या हुआ था, गवर्नमेंट कंपनी काफी राइज कर रहे थे, उनका डेवलपमेंट हो रहा था, बेस एक स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट किया जा रहा था। तो ये सब हमारे कंट्री में भी हुआ। नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, तो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री आप जानते हैं, कैपिटल यानी बड़े बड़े हैवी मशीनरीज का यूज होगा। क्या होगा, हैवी मशीन्स। देखते हैं ना जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं वहां हैवी हैवी मशीन्स होते हैं, तो कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज है आपकी। तो हमने भी यही ध्यान दिया था स्टार्टिंग में। भेल और जितनी सारी ये सब गवर्नमेंट कंपनीज आप सुनते हैं, सब ये उसी टाइम के क्रिएशन है।
बाद में क्या हुआ याद कीजिए, सेकंड चैप्टर के बाद हमने पढ़ा थर्ड चैप्टर 1991, उसमें क्या पढ़ा, एलपीजी आया। पी फोर क्या था, प्राइवेटाइजेशन। एल फोर क्या था, लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में क्या था, या तो हम लूज करेंगे या तो हम क्या करेंगे, रिमूवल करेंगे, क्या, जो रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं प्राइवेट सेक्टर पे। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर को बहुत छूट दिए गए। तो यहां पे भी वही हुआ है, इंपॉर्टेंस गिवन टू प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट इनकरेज प्राइवेट सेक्टर एंड गिव इंसेंटिव्स, इंसेंटिव यानी छूट दिए गए। ठीक है, तो हमारे कंट्री में भी सेम हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इज ज्योग्राफी। तो साउथ एशिया में पड़ता है, बॉर्डर ऑफ सेंट्रल एशिया के आसपास, फिफ्थ पॉपुलस कंट्री है, पॉपुलेशन एंड लैंग्वेज पूछ रहा है, तो लैंग्वेज में उर्दू और इंग्लिश वगैरह यूज करते हैं वो। फाइनेंशियल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट यानी आप अब मजाक के सेंस से बोले। अच्छा, मुझे एक बात याद आ रही है कि स्टूडेंट की पुरानी, जब मैं ये चैप्टर पढ़ा रहा था, एक बार स्टार्ट करने वाला था, तो जैसे ही मैंने पाकिस्तान का नाम लिया, उस टाइम कुछ प्रॉब्लम वगैरह हुआ था, बच्चों ने सीधा बॉयकॉट कर दिया क्लास की, नहीं हम पाकिस्तान के बारे में पढ़ेंगे नहीं। एक एक को पकड़ पकड़ के बुला बुला के पढ़ाना पड़ा। बोल रहे कि नहीं सर पाकिस्तान ठीक है, क्वेश्चन छोड़ देंगे, मंजूर है, पढ़ेंगे ही नहीं पाकिस्तान के बारे में। तब मुझे मजाक वगैरह करना पड़ा कि देखो कितने कंगाल हैं, कंगालों के बारे में भी पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात मुझे याद आ रही है, फाइनेंशियल सपोर्ट यानी उन्हें बार बार फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। क्यों, कि वो अपने इकोनॉमी को बूस्ट कर सके, उनकी हालत इतनी बुरी रहती है। ठीक है, तो स्टिमुलेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, अपने जीडीपी को ठीक करने के लिए, इकोनॉमी को सही डायरेक्शन में लाने के लिए वो बार बार फाइनेंशियल सपोर्ट की डिमांड करता है। अब जो हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, अच्छा ये मत पूछना कि सर आईपीसी पढ़ना था, पाकिस्तान पढ़ लिए, चाइना पढ़ लिए, इंडिया क्यों नहीं पढ़े। इंडिया को आप ऑलरेडी बाबू पढ़ चुके हो, चैप्टर 1 में, 2 में, 3 में। ठीक है, नेक्स्ट इज, अब जितने भी है ना ये डाटा बेस्ड चीजें हैं, रटने वाली चीजें हैं। ठीक है, इसको आप क्या करोगे, जब थ्योरेटिकल आंसर्स लिखोगे ना तो उसमें पुट कर सकते हो, तो आपके मार्क्स को बूस्ट करेगा। एक और टॉपिक है जिसको मैंने यहाँ नोट्स पे नहीं लिया है, वो रीजनल कॉर्पोरेशन वगैरह के बारे में है। नॉर्मल एक स्टोरी सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए स्कूल्स वगैरह, तो स्कूल्स में काफी ज्यादा ये होता भी है। मान लीजिए कोई बदमाश टाइप का स्टूडेंट है, अब उसके 4-5 दोस्त रहते ही हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा हमें। या फिर ग्रुप्स बनते हैं, ग्रुप्स आप क्यों बनाते हैं, 2, 3, 4, 5 लोगों का ग्रुप बना हुआ है। क्यों, किसी पे कोई भी प्रॉब्लम आएगा, कोई दिक्कत आएगी, कोई सोल्यूशन चाहिए, तो पांचों आपस में डिस्कशन करके क्या करेंगे, उसका सोल्यूशन निकालेंगे। सेम ऐसे ही बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो क्या है, आपस में मिलके अपने आप को या तो फाइनेंशियल सपोर्ट या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ग्रुपिंग्स वगैरह बनते हैं। ठीक है ना, जैसे सार्क हो गया। तो इन सब के बारे में बुक में कुछ लाइंस वगैरह दिए हुए, ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं। ठीक है, तो ये ग्रुपिंग्स वगैरह का अब जो है वो रटने वाली चीजें हैं, तो वो थोड़ा देख लेते हैं। डेमोग्राफी आपको पता ही है, डेमो मीन्स क्या होता है, पीपल, ग्राफी मीन्स डिस्क्राइब, ग्राफी का मतलब डिस्क्राइब। तो उस डाटा को यानी पॉपुलेशन रिलेटेड डाटा को वो क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। तो देखते हैं डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स में क्या क्या है। पॉपुलेशन में देखा जाए तो चाइना रैंक 1 पे है, इंडिया सेकंड पे है और पाकिस्तान 5th पे है। ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, किस स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो इंडिया का 1.2% है, पाकिस्तान का 2.1 यानी काफी ज्यादा है हमसे, चाइना का 0.5 है। तो चाइना का वो वन चाइल्ड नॉर्म पॉलिसी था पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, तो उसके वजह से चाइना का जो ये ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है वो कम हुआ। ठीक है, सेक्स रेशियो यानी पर 1000 पे कितनी फीमेल्स हैं, तो इंडिया का कितना है, 929। ये जिसका जितना ज्यादा होगा वो अच्छा है, आपको ये समझ के बस रखना है कॉन्सेप्ट, यानी जो टॉपिक है सेक्स रेशियो क्या होगा, तो पर 1000 पे कितनी फीमेल्स है, तो जितनी ज्यादा फीमेल्स रहेंगी वो अच्छा है। जैसे इंडिया का क्या है, 929 सबसे पुअर, फिर पाकिस्तान का हमसे बेटर है 947 है, चाइना का 941 है, यानी मीडियम रेंज पे। ठीक है, ऐसे 929 भी खराब नहीं है, लेकिन और इम्प्रूव होना चाहिए, क्योंकि फिर वही है कि जितने लोग बच गए भाई उतने लोगों की तो शादी नहीं होगी, क्योंकि 1000 मिल ले रहे हैं आप। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी का मतलब जैसे मान लीजिए एक एरिया ये है, यहाँ पे 4 घर बने हुए हैं, 4 लोग रहते हैं, और ये एक एरिया है जहाँ पे 15 लोग रह रहे हैं, तो डेंसिटी क्या होगी, इसकी एरिया, इस एरिया की ज्यादा होगी। तो इंडिया में देखा जाए जिस हिसाब से पॉपुलेशन है और एरिया है, तो डेंसिटी क्या है, हाईएस्ट है। पाकिस्तान में भी हाईएस्ट है, चाइना में लोएस्ट है। बोलोगे सर चाइना में लोएस्ट, देखो चाइना में लोएस्ट इसलिए ना कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, यानी हाइट वाइज देखा जाए तो काफी लंबी लंबी बिल्डिंग्स है, और उनके कुछ कुछ माउंटेन रीजन्स भी होते हैं, उस पे भी वो लोग काफी अच्छे तरीके से
पूरे घर को बना के डिजाइन करके रखा हुआ है, ठीक है ना। पूरे मतलब होता है ना हम लोग क्या है, हम लोग की बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी नहीं है, लेकिन चारों ओर हम फैले हुए हैं। इंडिया की बात करूं या पटना की बात करूं तो हम चारों ओर फैल गए हैं। वो हाइट में, अगर हम हाइट बड़ी बना दे तो अगल बगल के 8-10 जो घर हैं, अगर एक लाइन में वो हाइट में रहती तो एरिया कम जाता, उतने जगह पे हम एग्रीकल्चर कर सकते थे और या और भी कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी कर सकते थे, ठीक है। फर्टिलिटी रेट में देखिए तो इंडिया सेकंड पे है, पाकिस्तान फर्स्ट पे है, चाइना क्या है, थर्ड पे है। अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन में इंडिया है 33% पे, पाकिस्तान है 39% पे और चाइना है 56% पे। बोलोगे कि सर पाकिस्तान 39% पे क्यों है और इंडिया 33 पे क्यों है? देखो ऐसे समझो, इंडिया का एरिया भी तो बड़ा है ना और पाकिस्तान का एरिया छोटा है, तो एरिया छोटा होने की वजह से उस हिसाब से देखा जा रहा है तो वहां परसेंटेज आपको ज्यादा शो हो रही है। और चाइना को तो आप जानते ही हो, तो अर्बनाइज्ड है ही, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रोथ इंडिकेटर्स, यानी जीडीपी रिलेटेड इंडिकेटर्स, ठीक है। 90-80 का दिया हुआ है टाइम पीरियड, और 90 का और 2011 और 15 का। इंडिया का देखिए तो 5.7% है, बढ़ के कितना हो गया 6.7%। पाकिस्तान का 6.3 था, घट के हो गया 4%। चाइना का था 10.3%, ये 10.3 है। देखिए टाइम पीरियड क्या है, 1980 टू 1990। मैंने आपको पढ़ाया था जब डेवलपमेंटल पाथ पढ़ रहे थे, 1980 तक हम सब बराबर थे, उसके बाद चाइना ने राइज करना शुरू किया, ठीक है ना। तो अचानक से जब इकोनॉमी में बूस्ट आता है तो तेजी से ग्रोथ रेट होता है, ठीक है ना, फिर धीरे धीरे होता है, ठीक है। फिर कितना है देखिए 7.9%, लेकिन फिर भी हमसे क्या है, वो बेटर ही है। नेक्स्ट इज सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन, सेक्टोरल यानी कि जो आपने 3 सेक्टर्स पढ़े हैं उसमें क्या कंट्रीब्यूशन है, उसमें क्या ग्रोथ है। तो इंडिया का देखा जाए तो देखिए एग्रीकल्चर तीनों में आपको डिक्लाइन क्यों दिख रहा है, आपको पता है कि सब बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, तो खेती क्या होते जा रही है, धीरे धीरे कम होते जा रही है, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखिए तो इंडिया का क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मैंने बताया है, इंडिया में हुआ नहीं है ज्यादा, तो ये डिक्लाइन है। सर्विस सेक्टर में स्टेगनेटेड यानी बढ़ रहे हैं लेकिन लो पेस से बढ़ रहा है, ठीक है। ऊपर से ये सब डाटा थोड़ा पुराना है, ठीक है ना। सेंसस हमारा 2011 तक ही हुआ है, उसके बाद देखा जाए तो काफी तेजी से ग्रोथ रेट हुई है। देखिए सर्विसेज सेक्टर हमारे कंट्री में ऐसा है ना, जिसमें ग्रोथ हमेशा हुआ है, यानी हमेशा हम राइज ही की है, ठीक है ना। उसमें क्या है सर, देखिए याद रखिएगा, मैं बता दे रहा हूं, इंडिया का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, दूसरा है एग्रीकल्चर सेक्टर और तीसरा है सर्विस सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर डिक्लाइन कर रहा है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या बोलूंगा, फ्लक्चुएशन होता है। क्या होता है, फ्लक्चुएशन, यानी कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। सर्विस सेक्टर ये कैसा है, जो लगातार ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। पाकिस्तान का देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर डिक्लाइन है, इंडस्ट्रियल सेक्टर डिक्लाइन है और सर्विस सेक्टर इनका भी धीरे धीरे लो पेस में बढ़ रहा है। चाइना का देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर डिक्लाइन हुआ क्योंकि उन्होंने रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ध्यान दिया था। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ध्यान दिया तो इनका 2 डिजिट ग्रोथ रेट है, यानी 10 प्लस ही होगा या 10 हो सकता है, ठीक है। और सर्विस सेक्टर भी क्या है, रेज इट्स ग्रोथ रेट। इंडस्ट्रियलाइजेशन आप अच्छा कर रहे हो तो सर्विस सेक्टर भी आपका ग्रोथ करता ही है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली दोनों। नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, आपने पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा, 12th में भी जिक्र हुआ होगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, ठीक है ना। तो इसका देखते हैं, HDI 2016 के अकॉर्डिंग इंडिया का है 0, तो ये जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है, तो 0.624 है। पाकिस्तान का 0.550 है, तो कम ही है हमसे। और चाइना का है 0.738, यानी हमसे बहुत अच्छा है, ठीक है। IMR क्या होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब ये सब चैप्टर 1 में आप पढ़ चुके हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, यानी जो बच्चा 1 साल से छोटा हो, 1 ईयर से छोटा हो और उसकी डेथ हो जाए पर 1000, उसको क्या बोलते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और ये जितना ज्यादा होगा वो उतना खराब बात है, ठीक है ना। यानी आपके यहाँ या आपके पास जो बच्चे हैं वो ज्यादा मर रहे हैं जो 1 साल से छोटे हैं। तो इंडिया में कितना है, 38 है, पाकिस्तान में 66 है, देख लीजिए, और चाइना में सिर्फ 9 है, ठीक है। वो भी पुराना डाटा है इसलिए 9 है, मेरे को लगता है और कम हो जाएगा, ठीक है ना, आगे के डाटा के हिसाब से। BPL यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, इंडिया में कितने हैं, 37, तो ये अगेन जितना ज्यादा होगा वो अच्छा है ना। अरे ऐसा कभी नहीं हो सकता, बिलो पॉवर्टी लाइन जितने कम होंगे वो ज्यादा बढ़िया है, यानी गरीबी रेखा से कितने लोग हैं, तो आप बोल रहे सर 60% है तो वो अच्छी बात थोड़ी होगी, वो तो खराब बात है ना। तो इंडिया में कितना है, 37%, पाकिस्तान में देखिए 44% है, कंगाल मैंने इसलिए कहा था,
और चाइना में क्या है 32% है। नेक्स्ट इज MMR यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। इसमें क्या है, इंडिया का है 174, मैटरनल यानी वो मदर से रिलेटेड है, ठीक है ना। सेकंड पे क्या है, पाकिस्तान है 178 और चाइना है 27। तो जितना कम होगा उतना अच्छा है, क्योंकि डेथ की बात हो रही है मदर्स की, ठीक है। तो 27 है सिर्फ, देख लीजिए, और हम 174 है, चाइना 178 है। नेक्स्ट इज GDP 2016 के अकॉर्डिंग देखा जाए, इंडिया US डॉलर में बात हो रही है 6052 है, पाकिस्तान 4866 है, और चाइना देखिए 14400 है, यानी हमसे लगभग 2 गुना ज्यादा है, 2 गुना से थोड़ा ज्यादा ही है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्यों चाइना इतना तेजी से, 2016 की बात हो रही है, आज तो 2024 चल रहा है, ठीक है ना। लगभग 8 साल में देखिए कितना ग्रोथ रेट है, मतलब होगा, सॉरी 8 साल के बाद सोचिए अभी क्या चाइना कितना ऊपर गया होगा। नेक्स्ट इज इम्प्रूव सैनिटेशन, तो इंडिया का सैनिटेशन कैसा है, तो 40% है, पाकिस्तान का 64% है। अगेन वही एरिया की बात हो रही है, एरिया उनके पास छोटा है इसलिए ये डाटा या परसेंटेज आपको ज्यादा शो हो रहा है। चाइना का देखा जाए तो 77%। नेक्स्ट इज इम्प्रूव्ड वाटर रिसोर्सेज, तो इंडिया का 94% है, चाइना का सॉरी पाकिस्तान का 91% है, और चाइना का 96% है। पॉपुलेशन अंडर नरिश्ड, यानी कि जिनको प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिल पा रहा है, यानी कितनी ऐसी पॉपुलेशन है जिनको प्रॉपर नरिशमेंट, प्रॉपर डाइट नहीं मिल पा रहा है। तो इंडिया में 39% लोग ऐसे हैं, पाकिस्तान में 45% है, चाइना में सिर्फ 9% है, ठीक है। नेक्स्ट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी एवरेज ईयर ऑफ लिविंग, एवरेज ईयर ऑफ लिविंग यानी आपके कंट्री में लोग एवरेज कितने साल तक जीते हैं। इंडिया का देखिए 68.3 है, पाकिस्तान का 66 है, और चाइना का देखिए, हम मजाक तो उड़ाते हैं लेकिन हमसे ज्यादा एवरेज उनके कंट्री में लोग 76 ईयर्स जी रहे हैं, ठीक है। तो यहीं पे आपका चैप्टर खत्म हुआ। देखिए नोट्स आप चाहें तो हैंड रिटन टेलीग्राम पे भी जाके ले सकते हैं। एक सेकेंड, चैप्टर का हुआ द एंड, तो पूरा इंडियन इकोनॉमी हमारा क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, ठीक है। और तो आपको नोट्स चाहिए होंगे तो आप टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है यूट्यूब पे, वहां से आपको डायरेक्ट नोट्स मिल जाएंगे। ऐसे इस पे भी आप चाहें तो पहले पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। और दूसरा चीज है कि अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसको इंस्टाग्राम पे टैग कीजिए, ठीक है, इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछिए, या कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आया है, ठीक है ना, टॉपिक का एक्सप्लेनेशन आपको नहीं समझ में आया है, तो भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमी तो हमारा पूरा एंड हो गया, ठीक है। अब मैक्रो बचा है, मैक्रो के कुछ चैप्टर्स बचे हैं, उसे हम कंप्लीट कर लेंगे, फिर इसी इसी प्लेलिस्ट में मैं ना MCQ और केस स्टडीज करवा दूंगा, ठीक है। इसी में MCQ हम और केस स्टडीज वगैरह कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो टेलीग्राम में क्या है ना, मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, तो उससे भी आप समझ सकते हैं। और नहीं तो दूसरा ऑप्शन ये है, अगर आपको इजी लगे तो आप क्या किया कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो ये पढ़ रहे हैं हम, ये नोट्स ही है, ये क्या है, ये तो माइंड मैप के फॉर्म में है, शॉर्टली मैंने लिखा है इन चीजों को, ठीक है ना। ज्यादा वो जो भाषणबाजी होता है वो नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, पहले तो आप पहले पढ़ लिया कीजिए, वीडियोस को देख के समझ लिया कीजिए, बाद में आप स्क्रीनशॉट से उसको लिख लिया कीजिए कॉपी में, ठीक है। लास्ट टाइम एग्जामिनेशन में आपको काफी रिवीजन हो जाएगा, ठीक है, इन नोट्स से। वो आप जो बनाते हैं बहुत, उसमें भाषण आप लोग लिखते हैं, ठीक है ना, उतना टाइम नहीं होता है। और छोटे और क्रिस्पी नोट्स रहेंगे तो आप 2 बार 3 बार 4 बार मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हैं। और बार बार नोट्स को देखोगे, एक होता है ना कि 10 पेज का नोट्स पढ़ना है तो आपको लगेगा यार कल पढ़ूंगा, लेकिन 2 पेज का नोट्स है तो उसको पढ़ने में आपके लिए ईजी भी है, साथ में आप बार बार पढ़ भी लेंगे, और बार बार पढ़ने से क्या होगा, आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी, क्योंकि नॉलेज इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट तो इंपॉर्टेंट है ही, कुछ क्वेश्चंस फैक्ट बेस्ड भी होते हैं ना, MCQ में खास तौर पे क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस फैक्ट बेस्ड होता है, तो उसके लिए आपको कुछ चीजें रटनी पड़ेगी, ठीक है। तो मस्त रहिए। अगर जो आपके पास अगर कोई 12th कॉमर्स के बच्चे हैं तो उनको शेयर कीजिए, एटलीस्ट कॉमर्स के या आर्ट्स, दोनों के, दोनों में सिलेबस सेम ही है, ठीक है। बाद बाकी हिस्ट्रीज वगैरह होगा तब कोई आपके पास आर्ट्स के स्टूडेंट होंगे तो आप उनको भी शेयर कर सकते हैं, हिस्ट्री का, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, ठीक है, तो फिर आप उनको भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है।
तो बाय, मस्त रहिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए, ठीक है, फिर मिलते हैं।